हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं 2017 का जो पेपर है वो सभी शिफ्टों का अलग अलग पार्ट में हम कर रहे हैं। इसका ये चौथा पार्ट है। इसके 3 पार्ट करवा चुकी हूँ, नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये आपकी सुपरवाइज़र की परीक्षा में आप कितने भी प्रैक्टिस कर लो, अगर आपने इनको नहीं लगाया तो आपका व्यर्थ है, क्योंकि आप हर कुछ ही पढ़ रहे हो। फिर बहुत इतनी ज़्यादा कहीं कहीं तो इतने ज़्यादा डीपली पढ़ रहे हो कि मतलब मानव अंग है कोई, उसके बारे में बहुत तेज पढ़ लिया है, प्लेसेंटा है तो उसको बहुत वो पढ़ लिया है। तो इस तरह से नहीं पढ़ना है। एग्ज़ाम का लेवल इतना ज़्यादा हाई नहीं रहता है। बेसिक क्वेश्चन आप, ऐसा ना हो बेसिक क्वेश्चन आपके रह जाए, तो उन सभी क्वेश्चन को आपको कवर करना है। तो 2017 का पेपर लाने का मेरा यही उद्देश्य था। 2017 में इतनी सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है ना कि अगर सभी प्रश्नों को हम व्याख्या कर लेंगे, व्याख्या मतलब अगर कोई क्वेश्चन है, सपोज करिए पोलियो है, तो पोलियो के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आया है और पोलियो के बारे में हमने सारी जानकारी पढ़ ली, तो हमारा इसी से संबंधित क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, हर कुछ उन्होंने कवर किया ही है ऑलरेडी। तो आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी सीरीज़ का चौथा भाग है। इसके पहले के भाग देख लीजिएगा। इसके पहले हमारे 46 भाग हो चुके थे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है, मध्य ऊपरी बाह की परिधि के आधार पर कुपोषण की श्रेणी में वर्गीकरण के लिए इनमें से किस मान को गंभीर रूप से कुपोषण की श्रेणी में रखा जाएगा। आपने पहले देखा होगा, पहले डॉक्टर के पास जाते थे तो बीपी चेक होता था, तो वैसे आपकी जो बाहाँ होती थी उसमें एक पट्टा बांध दिया जाता था और ऐसे उसको फूका जाता था, उसमें कितना ज़्यादा हवा भर रही उससे आप मापते थे बीपी। ऐसे ही एक पट्टा होता है ऊपरी बाहाँ में लगाया जाता है, मध्य ऊपरी बाहाँ में, और वह उसकी सेंटीमीटर एक नाप दे दिया है कि अगर इस सेंटीमीटर पर होगा, इतना नाप आया अगर सेंटीमीटर। जैसे कि आपने एक कपड़ा है, एक कपड़ा आपने एक सेंटीमीटर वाला एक कपड़ा टाइप से एक बांध लिया है। अब जितने सेंटीमीटर आएगा उस सेंटीमीटर से अगर कम होगा तो गंभीर कुपोषण होगा, इतना सेंटीमीटर आया तो कुपोषण होगा। तो इस प्रकार से मान निर्धारित कर दिए हैं। तो अगर गंभीर कुपोषण की श्रेणी में किसी को रखा जाएगा तो कितना मान होगा, तो ये होगा 12.5 सेंटीमीटर से कम। यदि मान जो है, ये जो ऊपरी बाहाँ है उसकी जो चौड़ाई है, अगर वो 12.5 सेंटीमीटर से कम हुई तो जो बच्चा होगा वो गंभीर कुपोषण की श्रेणी में आएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मध्य ऊपरी बाहाँ पोषण संबंधी का तेजी से मूल्यांकन का एक उपकरण है। मतलब तेजी से आप मध्य ऊपरी बाहाँ जो परिधि परीक्षण है, जिसमें आप ऊपरी बाहाँ की जो परिधि नापते हैं, तो वो एक पोषण संबंधी पता लगाने का एक सही तरीका है। अब उसमें बोल रहे हैं कि यह मध्य ऊपरी बाहाँ परिधि कंधे की नोक और कोहनी के नोक के मध्य बिंदु पर मापा जाता है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि 12.5 सेंटीमीटर से कम होगा, 12.5 सेंटीमीटर से कम होगा तो वो क्या होगा, तो 12.5 सेंटीमीटर से अगर कम होता है तो उसको बोला जाता है गंभीर कुपोषण। 12.5 सेंटीमीटर से अगर कम होता है तो उसको क्या बोला जाता है, गंभीर कुपोषण बोला जाता है। 12.5 सेंटीमीटर अगर होता है तो उसको कुपोषण माना जाता है। क्या माना जाता है, मैं इसकी पूरी आपको जानकारी दे देती हूँ, तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह आप पोषण का आकलन कर सकते हैं। कितने सेंटीमीटर पे अगर हो तो कुपोषण हो जाएगा, कितने पे होगा तो गंभीर कुपोषण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि 12.5 सेंटीमीटर से अगर कम होता है, एक टेप होता है, जैसे कि इंची टेप होता है ना, उसी प्रकार का एक टेप होता है जिसमें बच्चों की बाह जहाँ पे इंजेक्शन लगता है ना, वहाँ पे नाप लिया जाता है। तो अगर जो मान होता है वो 12.5 सेंटीमीटर से कम होता है तो गंभीर कुपोषण में आ जाता है। 12.5 सेंटीमीटर होता है तो कुपोषण की श्रेणी में आ जाता है, और फिर 13.5 से अधिक होता है तो वो एक स्वस्थ व्यक्ति का आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, व्रण या अल्सर से पीड़ित रोगियों को किससे बचना चाहिए। तो धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए, कॉफ़ी भी नहीं पीना चाहिए, अल्कोहल भी नहीं पीना चाहिए। अल्सर को व्रण भी बोला जाता है। इससे अगर पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उसको इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। क्या होता है, हम पढ़ लेते हैं। अल्सर एक तरह का घाव होता है जो ग्रास नली, जो गर्दन होता है उसमें जो ग्रास नली होती है वहाँ पे, या पेट या छोटी आंत में विकसित हो जाता है। पेट के ऊपरी हिस्से में एक दर्द एक आम लक्षण होता है। अगर पेट के ऊपरी हिस्से में अगर आपको दर्द होता है तो ये अल्सर के कारण हो सकता है। इसके उपचार में पेट में एसिड के उत्पादन को कम करने की दवा शामिल है, मतलब एंटा एसिड इसमें दिए जाते हैं।
इसलिए उपयुक्त सभी, और ये सभी जो चीज़ हैं, धूम्रपान हुआ, अल्कोहल हुआ, कॉफ़ी हुआ, ये हमारे शरीर में एसिड को बढ़ाते हैं। और अल्सर क्या होता है, एसिड के कारण जितना ज़्यादा एसिड बनते हैं उतना ज़्यादा अल्सर होता है। खाली पेट रहने से, खाली पेट कोई दवाई खाने से भी अल्सर हो सकता है। अल्सर को एक प्रकार का छाला भी बोल सकते हैं। अगला है हेपेटाइटिस जो सी होता है, उसका दीर्घकालिक संक्रमण डैश का कारण बनता है। ल्यूकीमिया, ये सफ़ेद रक्त कोशिकाओं जो होती हैं उसके बढ़ने से होता है। अग्नाशय शोथ, हृदय रोग, ये सभी नहीं होता, लेकिन दीर्घकालिक यकृत संक्रमण हो सकता है। अगर हेपेटाइटिस सी का दीर्घकालिक मतलब हेपेटाइटिस बी अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया है तो इससे क्या हो सकता है, तो इससे जो यकृत है उसमें ज़्यादा संक्रमण हो सकता है, मतलब उसमें लंबे समय तक संक्रमण हो सकता है। तो याद रखना कि अगर हेपेटाइटिस सी जो कि वायरस के कारण होने वाला एक संक्रमण है, अगर ये लंबे समय तक शरीर में होता है तो ये किसको प्रभावित करता है, ये यकृत या लीवर को प्रभावित करता है। यकृत हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप सभी लोग कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की कौन सी है, यकृत है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी यकृत है और कमेंट में आपको बताना है सबसे छोटी कौन सी है। हेपेटाइटिस सी जो है वो वायरस की वजह से एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से यकृत को प्रभावित करता है। प्रारंभिक संक्रमण के दौरान लोगों में अक्सर हल्के या कोई लक्षण नहीं होते। कभी कभी बुखार, गहरे मूत्र, पेट में दर्द और पीले रंग की टिंगी वाली त्वचा हो जाती है, मतलब पीला रंग हो जाता है। ये यकृत में ये भी पूछ सकते हैं हेपेटाइटिस, ये जो होता है हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी ई और के, ये प्रकार होते हैं हेपेटाइटिस के। 5 प्रकार की होती है हेपेटाइटिस, और ए बी सी डी ई ये 5 प्रकार होते हैं, सॉरी। और ये वायरस के कारण होता है और ये यकृत को प्रभावित करता है, ये आपको याद रखना है। अगला है राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। निगरानी तंत्र स्थापित करना, बिल्कुल सही है। टीबी का उचित निदान करना, टीबी संचरण की गतिविधि को घटाना, उपयुक्त सभी इसके कारण हैं। राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय जो ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम है वो टीबी के उन्मूलन के लिए ये कार्यक्रम, इसको राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम भी बोलते हैं, या क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी इसको बोला जाता है। आपसे बोलें इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1998-99 के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी। इसको RNTCP 1998-99 में इसके संशोधित रूप आ गया था। 1998-99 में इसका संशोधित रूप आ गया था। मतलब इसको दोबारा से एक उन्मूलन के लिए इसको दोबारा से लाया गया था। और 2017 की नीति में भी इसको रखा गया है कि 2017 से 2025 के तहत टीबी का जो है पूरी तरह से उन्मूलन करना है। तो ये सभी याद रखिएगा। वैसे अगर देखा जाए तो जो राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम है वो 1962 से चल रहा है और 1998 में इसका संशोधित रूप आया है। दोनों फैक्ट याद रखिएगा। आपसे पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ कब हुआ, तो आपको ऑप्शन लगाना है 1962। और अगर आपसे पूछें कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम संशोधित कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, तो आपको 1998-99 लगाना है। फ्रेंड्स, जो मेरी जो टॉपिक वाइज सीरीज़ चल रही है सुपरवाइज़र की ए सीरीज़ के नाम से, उसमें जो A5 नाम से एक वीडियो आपको मिलेगा। कमेंट बॉक्स में ए सीरीज़ की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट लिंक डाल दूँगी, उसमें पूरे ए सीरीज़ के वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ पे मैंने जितने भी रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, मतलब अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम हुआ, कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम हुआ, टीबी नियंत्रण कार्यक्रम हुआ, वायरल नियंत्रण कार्यक्रम हुआ, राष्ट्रीय रोग वाहक नियंत्रण कार्यक्रम हुआ, ये कब आरंभ हुए, इनका उद्देश्य क्या था, कब इनका संशोधित रूप आया, किसके द्वारा ये चलाए जाते हैं, ये सारा कुछ मैंने वहाँ पे कवर किया है, तो आप देख लीजिएगा। तो राष्ट्रीय जो क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस जो है, जिसको हम तपेदिक भी बोलते हैं, टीबी भी बोलते हैं, क्षय रोग भी बोलते हैं, तो ये कब आया था, मेनली 1962 में आया था। और इसका संशोधित रूप कब आया था, 1998 में आया था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस संक्रामक जीवाणु द्वारा होता है, मतलब ट्यूबरकुलोसिस किसके द्वारा होता है, जीवाणु। ये ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा ही होता है, मतलब जीवाणु का नाम ही ट्यूबरकुलोसिस है।
और आपसे पूछेंगे कि जो टीबी होता है, अगर मनुष्य को टीबी हो जाए तो वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो यदि मनुष्य को टीबी हो जाए या तपेदिक हो जाए या क्षय रोग हो जाए तो ये किसको प्रभावित करता है, लंग्स या फेफड़ों को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय टीबी प्रोग्राम कब शुरू हुआ, 1962 में हुआ था। इसका उद्देश्य था निगरानी तंत्र स्थापित करना, निदान करना और रोग की गतिविधि को रोकना। देखो फ्रेंड्स, इस बारे में ये एक क्वेश्चन आया है। अब हम इसके बारे में अगर हम सब कुछ कर लेंगे तो हमारा ये वाला एक फैक्ट तैयार हो जाएगा और यहाँ से प्रश्न बनना ही है, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने पूछा था, पिछली बार इतनी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, तो वहाँ से तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो वहाँ से प्रश्न बनता है। तो आपको याद रखना है कब आरंभ हुआ था, 1962 में। संशोधित रूप कब आया, 1998-99 में। किसको प्रभावित करता है ये, फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसको और क्या बोलते हैं, इसको तपेदिक बोलते हैं। किसके द्वारा फैलता है, ये जीवाणु। क्योंकि ये भी बोल सकते हैं ये जो टीबी रोग होता है या तपेदिक रोग होता है या क्षय रोग होता है, किसके द्वारा फैलता है, जीवाणु, विषाणु, कवक। ऐसे आपको एग्जाम्पल दे देंगे तो आपको याद रखना है ये ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। अगला है, इनमें से कौन सा रोग जो है वो श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलता है। इन्फ्लुएंजा, बिल्कुल सही है। इन्फ्लुएंजा जो है, इन्फ्लुएंजा के लिए एक वैक्सीन भी दी जाती है। खसरा हुआ है, कर्णमूल सोत जिसको हम मम्स या जिसके लिए MMR वैक्सीन दी जाती है, मम्स के लिए, खसरे के लिए और उपरोक्त सभी। तो इसमें ये सभी जो इन्फ्लुएंजा, ये जो सर्दी खांसी वाले संबंधित रोग होते हैं ये फेफड़ों को ही प्रभावित करते हैं। ये हमारे फेफड़े जब भी कमज़ोर होते हैं तो कुछ बच्चों लोगों को देखा है कि बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी होती है, बहुत ज़्यादा उनको, बहुत जल्दी मौसम चेंज होता है तो उनको बहुत जल्दी संक्रमित हो जाते हैं, उनको बहुत जल्दी छींक वीक आने लगती है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उनके फेफड़े वीक होते हैं। तो कौन सा रोग श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलता है, इन्फ्लुएंजा भी फैलता है, खसरा भी फैलता है, गलसुआ, मतलब उपरोक्त सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इसमें पढ़ लेते हैं, इन्फ्लुएंजा क्या है, एक वायरल संक्रमण रोग है। किसके द्वारा फैलता है ये, एक वायरल द्वारा फैलता है, वायरस द्वारा फैलता है, याद रखना। और एक और चीज़, जितने भी सर्दी खांसी वाले रोग होते हैं ना ये जनरली वायरस द्वारा ही होते हैं, ये भी याद रखिएगा। एक सेकेंड रुकिएगा। तो जो इन्फ्लुएंजा होता है वो किसके द्वारा होता है, वायरल द्वारा होता है। खसरा भी किसके द्वारा होता है, वायरल द्वारा होता है। मम्स भी किसके द्वारा होता है, वायरल द्वारा होता है। ये लार ग्रंथियों का एक संक्रमण होता है और ये तीनों श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलते हैं। ये तीनों याद रखना, ये तीनों के तीनों किसके द्वारा होते हैं, वायरस के द्वारा होते हैं। फ्रेंड्स, एक आज रात को एक वीडियो लेके आऊँगी खसरा पे। खसरा क्या होता है, इसकी वैक्सीन कौन कौन सी होती हैं, कैसे फैलता है, कितना समय तक इसका प्रभाव रहता है, कितने दिन तक इसकी वैक्सीन ली जा सकती है, कब ली जाती है। तो सारे फैक्ट हम खसरे से संबंधित कवर करेंगे, तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। एक मैंने कल एक और कोर्स स्टार्ट किया है सुपरवाइज़र का, योजना नाम से। अलग अलग इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आपको एक सीरीज़ मिलती रहे अगर आप कोई वीडियो किसी दिन छूट जाता है। तो योजना का मैंने L1 बना दिया, जिसमें मैंने कल महिलाओं से संबंधित लाडली बहना योजना, लाडली बहना सेना योजना, लाडली बहना आवास योजना और लाडली लक्ष्मी योजना, इन योजनाओं को कवर किया है। अगला है, इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है, हिस्टीरिया, खसरा, इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड। देखो खसरा तो वायरल द्वारा होता है और ये संक्रामक रोग है। इन्फ्लुएंजा भी वायरल द्वारा होता है, ये भी संक्रामक है। और टाइफाइड भी जो संक्रामक रोग है, साल्मोनेला टाइफी द्वारा ये होता है, एक जीवाणु द्वारा होता है टाइफाइड, तो ये भी संक्रामक रोग है। लेकिन हिस्टीरिया जो है वो कोई भी संक्रामक रोग नहीं है। संक्रामक रोग कौन से होते हैं, जो हवा, जल अथवा अन्य माध्यमों से शरीर के रोगाणुओं में प्रवेश करते हैं। खसरा, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड आदि संक्रामक रोग हैं, जबकि हिस्टीरिया संक्रामक रोग नहीं है। फैक्ट याद रखिएगा। अगला है, मलेरिया जो होता है वो किसको प्रभावित करता है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ बीमारी है, प्रोटोजोअन बीमारी है, याद रखना। ये पूछते हैं आपसे कि जो मलेरिया है वो किसके द्वारा होता है, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो आपको याद रखना है जो मलेरिया होता है वो किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। मलेरिया किसको प्रभावित करता है, ये हृदय को प्रभावित नहीं करता, गुर्दों को प्रभावित नहीं करता, फेफड़ों को प्रभावित नहीं करता, ये प्लीहा को प्रभावित करता है। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण ये होता है और इसके कारण ठंड, बुखार, पसीना आता है और ये प्लीहा को प्रभावित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे संबंधित एक और मलेरिया से संबंधित क्वेश्चन याद कर लो कि राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था।
1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ हुआ था। मलेरिया किसको प्रभावित करता है? मलेरिया प्लीहा को प्रभावित करता है। किसके दौरान होता है? ये प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। इसमें ठंड लग के बुखार आता है, सर दर्द होता है और इसके उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। 2030 तक इसके उन्मूलन का लक्ष्य भी रखा है। अगला है काली खांसी के लक्षण क्या है? काली खांसी में खांसी होती है, छींकें आती हैं और नाक बहती है। काली खांसी जो होता है श्वसन तंत्र में एक बेहद संक्रामक संक्रमण है। इसको पर्टुसिस भी बोला जाता है, याद रखना, इसको पर्टुसिस भी बोला जाता है। जो डीपीटी जो वैक्सीन दी जाती है वो इसके लिए दी जाती है। काली खांसी शिशुओं के अलावा विशेष रूप से शिशुओं के लिए विशेष खतरनाक होती है। इसमें हू की आवाज़, लक्षणों में बहती नाक आती है, नाक में जमाव हो जाता है, भारीपन और छींकना, ये सभी शामिल होते हैं। तो काली खांसी को हम क्या बोल सकते हैं? एक सेकेंड, हाँ। तो काली खांसी के लक्षण क्या हो सकते हैं? काली खांसी, छींकें और बहती नाक हो सकती है। ये काली खांसी किसके द्वारा होती है? पर्टुसिस नामक एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण ये होती है। पर्टुसिस नाम से ही इसकी वैक्सीन दी जाती है। तो याद रखना, काली खांसी किसके द्वारा होती है, ये भी पूछ सकते हैं। तो काली खांसी जो होती है वो किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के द्वारा होती है। और बोर्डोटेला पर्टुसिस नामक एक बैक्टीरिया होता है, इसको उसके कारण होती है। इसको पर्टुसिस भी बोला जाता है और इसको एक हिंसक खांसी भी बोलते हैं। याद रखो, काली खांसी को हिंसक खांसी भी बोलते हैं। पूछ सकते हैं आपसे कि किस खांसी को हिंसक खांसी बोलते हैं, तो आपको याद रखना है काली खांसी को हिंसक खांसी भी बोलते हैं। इस बीमारी की पहचान हुपिंग ध्वनि से होती है, मतलब जो लगातार खांसी करके हू करके जो आवाज़ आती है और सांस लेने के लिए हाँफते समय करते हैं, तो उससे इसकी पहचान होती है कि अब ये काली खांसी हो गई है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स नहीं लिए हैं तो आप हमारा महिला सुपरवाइज़र का पैकेज ले सकते हैं। हमारे महिला सुपरवाइज़र का जो पैकेज है उसमें आपको टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं, एक प्रैक्टिस सेट मिलता है 3000 प्लस MCQ का। इसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट रहेगा। इसके अलावा एक बुकलेट आपको 1000 वन लाइनर की मिलती है और 5 बुकलेट आपको इसमें थ्योरी की दी जाती हैं। इसमें बहुत शानदार तरीके से हैंड रिटन थ्योरी कवर की है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। तो आपको 7 बुकलेट मिलेंगी, साथ में एक ऑनलाइन हमारा एक ग्रुप मिलेगा जहां पर रेगुलर टेस्ट होते हैं। टेस्ट सीरीज़ आपको अलग से ज्वाइन नहीं करना है। हमारा जो पैकेज है वो कंप्लीट पैकेज है, जिसमें आपको ऑनलाइन नोट्स भी मिल रहे हैं, ऑफलाइन नोट्स भी मिल रहे हैं, प्लस आपको टेस्ट भी मिल रहे हैं। सब कुछ आपको हमारे पैकेज में मिलता है। 7 बुकलेट इसमें दी जाती हैं। कौन सी 7 बुकलेट हैं? ये टोटल 7 बुकलेट आपको दी जाती हैं। पोषण स्वास्थ्य योजना, इसमें सारी योजनाएं कवर हैं। गणित तर्क शक्ति, शिशु की प्रारंभिक देखभाल शिक्षा, ये एक पैकेज, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का नियम अधिनियम, प्रबंध, शरीर रचना विकास और 1000 वन लाइनर। ये तो हो गई हमारी ऑफलाइन की बात। ये जो आपके घर पहुंचेंगे, जैसे ही आप मुझे व्हाट्सअप करते हैं, ये जो नंबर दिया है यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस पहुँचाना है, यहाँ पर व्हाट्सअप करके कि आपको इस एड्रेस पर आपको नोट्स मंगाने हैं। उसके बाद मुझे पेमेंट करना है। हमारे जो नोट्स का चार्ज है वो 1499 है, 1399 चार्ज है, प्लस 100 इसमें कुरियर है, तो टोटल 1499 है। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं हम आपको एक ग्रुप से ऐड कर लेते हैं जहां आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है। आपको डेली हम बहुत इजी लैंग्वेज में बनाकर टॉपिक प्रदान करते हैं, फिर उस टॉपिक के टेस्ट लिए जाते हैं। एक ही जगह पर आपको सारा मटेरियल मिलता है। करीब एग्जाम तक 30 से 40 हज़ार क्वेश्चन हम वहाँ आपको ग्रुप एक ऑनलाइन तैयारी के लिए चैनल है जहाँ हम ग्रुप PDF प्रोवाइड कराते हैं सरल तरीके से बना के। चाहे प्रबंधन का टॉपिक हो, चाहे कोई ICMR की रिपोर्ट हो, कुछ भी हो, हम बहुत ईजी लैंग्वेज में तैयार करवा रहे हैं। वहाँ पे डेली बहुत सारे प्रश्नों का एक कलेक्शन आपको तैयार हो रहा है। ग्रुप में व्हाट्सएप पर बहुत सारी चीज़ें आपको डेली दे दी जाती हैं और फिर आपसे उनको तैयार करने का बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये तैयारी कराई जा रही है। तो ये इस प्रकार से पूरी 7 बुकलेट आपको मिलेंगी। इसके अलावा मेरी सारी वीडियो की PDF आपको इसी ग्रुप में प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसमें मैं बहुत शानदार तरीके से आपको वीडियो में भी कवर कर रही हूँ। हमारे नोट्स हैंड रिटन हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में कवर हैं। 3000 प्लस MCQ है, सारा कुछ, प्लस ऑनलाइन डेली टॉपिक है। जैसे कि कल का हमारा टॉपिक था सामुदायिक संगठन था,
इसके अलावा रोग नियंत्रण केंद्र है, आज का टेस्ट का टॉपिक है, जिसमें आज वहाँ पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में टेस्ट होंगे। एक टाइमर दे दिया जाता है, उस टाइमर के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट देना पड़ता है। हर रोज़ टॉपिक वाइज अगर आप टेस्ट देते हैं तो आपको आपकी कमियां पता चलती हैं और आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी कहीं से भी नोट्स नहीं लिए हों तो आप हमारे नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी ज्वाइन हो जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, जो घेंगा होता है या जिसको हम गोइटर भी बोलते हैं, ये किससे संबंधित है? तो कौन सी ग्रंथि से संबंधित है घेंगा, जिसको हम गोइटर भी बोलते हैं? इस घेंगा नियंत्रण कार्यक्रम इसके लिए चलाया भी जा रहा है। घेंगा मतलब एक देखो, एक आयोडीन नियंत्रण कार्यक्रम और एक घेंगा नियंत्रण कार्यक्रम, दो नियंत्रण कार्यक्रम है जो लगातार चलाए जा रहे हैं इस बीमारी से निजात पाने के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने बताया था आपको कि मैंने अभी इसके लिए वीडियो भी बनाया था नियंत्रण कार्यक्रम के लिए, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो घेंगा नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में आरंभ हुआ था, और एक राष्ट्रीय आयोडीन नियंत्रण कार्यक्रम, आयोडीन अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम जो था वो 1992 में आरंभ हुआ था। मतलब जो कंठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम जो है वो 1962 में आरंभ हुआ, और जो आयोडीन अल्पता निवारण नियंत्रण कार्यक्रम जो है वो 1992 में आरंभ हुआ। आयोडीन की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो घेंगा नामक रोग हो जाता है या गोइटर नामक रोग हो जाता है। तो उसी के लिए ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। और ये किससे संबंधित है? ये थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है आयोडीन घेंगा रोग, आयोडीन की कमी से आरंभ हो जाता है, क्योंकि जिसको थायराइड ग्रंथि स्नावित करती है। इस रोग से क्या होता है, जो गर्दन होती है उसमें सूजन आ जाती है। आयोडीन में मुख्य स्रोत समुद्री वनस्पति, मछली और आयोडीन युक्त नमक होता है। ये नियंत्रण कार्यक्रम भी इसका याद रखना। 1962 में घेंगा रोग नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ हुआ, और 1992 में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता रोग नियंत्रण कार्यक्रम हुआ। इसी का ही विस्तारित रूप था राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता निवारण कार्यक्रम। अब यह हमारा दूसरा खंड स्टार्ट हो गया है। पहले खंड से 55 क्वेश्चन थे तो ये हमने कर लिए हैं, ये दूसरा खंड स्टार्ट है। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत पूर्ण शक्ति केंद्र नामक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया? पूर्ण शक्ति केंद्र नामक पायलट प्रोजेक्ट तो ये किया गया है राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन, इसके द्वारा पूर्ण शक्ति केंद्र बनाया गया है। ये महिलाओं के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया। 2011-12 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पूर्ण शक्ति केंद्र को गांव स्तर की महिलाओं की सेवाएं द्वारा आदर्श वाक्य के साथ हम सुनेंगे नारी की बात करते हैं, ये 2010-11 में आरंभ हुआ था, और राष्ट्रीय महिला सशक्ति मिशन के अंतर्गत ये आता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण जो मिशन है, एक महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय मिशन है, वो 2013 में उसकी शुरुआत हुई थी। और एक ये केवल राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन है, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2011-12 में, 2010 में इसकी घोषणा हो गई थी और 2011-12 में इसकी शुरुआत हो गई थी। पूर्ण शक्ति केंद्र नामक जो पायलट प्रोजेक्ट है वो इसी के अंतर्गत चलाया जा रहा है। याद रखना, किस योजना के अंतर्गत पूर्ण शक्ति केंद्र नामक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया है? राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन। मैंने जो कल एक योजना का वीडियो बनाया था उसमें मैं सारी योजनाएं कवर करा रही हूँ आपको बहुत डीपली। वर्तमान में जो उसके तहत प्रावधान किए गए हैं, वर्तमान में उसके तहत कोई चर्चा रही है या उसके तहत बजट प्रावधान किया गया है, वो भी मैंने करवाया है, तो वो योजना वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगला है TRIFED का पूरा रूप क्या होता है? ट्राइफेड जिसको हम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट ये योजना है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगर इसको हिंदी में बोलें तो इसको बोलते हैं जनजाति मामलों के मंत्रालय का प्रशासनिक नियंत्रण। ये 1987 में अस्तित्व में आया था। ये कब अस्तित्व में आया है? तो ये 1987 में अस्तित्व में आया है। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइबल मतलब क्या होता है? जनजाति, और उनका जनजातियों मामलों के जो मंत्रालय होते हैं, कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके तहत ये एक राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष संस्था है। कब इसका गठन हुआ?
87 में हुआ। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 1987 में अस्तित्व में आया राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन है जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय का प्रशासनिक नियंत्रण करता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के जीवन रक्षा, संरक्षण और विकास की घोषणा को किस वर्ष अपनाया है? 1990 में अपनाया है। 1990 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों का जीवन रक्षा, संरक्षण और विकास पर घोषणा अपनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1990 में इसको अपनाया गया। कहाँ पे अपनाया गया ये पढ़ लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों की जीवन रक्षा, संरक्षण और विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 29-30 दिसंबर 1990 को न्यूयॉर्क शहर में आयोजित हुआ और इस सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए और वर्ष 2000 के लिए बाल संबंधित मानव विकास लक्ष्यों का एक सेट तैयार किया गया। तो ये हर साल को एक किसी न किसी वर्ष के रूप में घोषित किया जाता है। जैसे कि 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। मिलेट मतलब मोटे अनाज। ऐसे ही जो 1990 वाला जो वर्ष था उसको बच्चों का जीवन रक्षा, संरक्षण और विकास घोषणा वर्ष के रूप में अपनाया गया। अगला है, किस योजना के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वच्छता निर्देश भी जारी किया है? तो कायाकल्प योजना। कायाकल्प योजना के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वच्छता दिशा निर्देश जारी किया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कायाकल्प हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि 15 मई 2015 को स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कायाकल्प योजना की शुरुआत की। तो कायाकल्प योजना की शुरुआत कब हुई है? कायाकल्प जो योजना है उसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। क्यों हुई थी? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाने के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य जो सुविधाएं होती हैं उनको बढ़ाने के लिए कायाकल्प योजना की शुरुआत की गई। कब की गई? डेट याद रखना, 2015 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को एक वर्ष में पंजीयन शुल्क के लिए कितनी राशि देनी पड़ती है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 में आरंभ हुई थी और 30 रुपये इसमें पंजीयन शुल्क के रूप में देना पड़ता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब आरंभ हुई थी? 2008 में। किस मंत्रालय के तत्वाधान में हुई थी ये? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के। ये भी पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है किस मंत्रालय के तहत आरंभ हुई थी? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत आरंभ हुई थी। कब आरंभ हुई थी? 2008 में। इस योजना में प्रति परिवार कुल बीमा राशि कितनी है? 3000 रुपये। पंजीयन शुल्क कितना है? 30 रुपये। कौन सी वित्तीय वर्ष में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लागू किया गया? तो किस वर्ष में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आरंभ हुई? SG स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आरंभ हुई थी? तो ये 2010-11 में आरंभ हुई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और 1999 में गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे लोगों की मदद के लिए सामाजिक एकजुटता और प्रशिक्षण क्षमता निर्माण करके उन्हें स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित करना इसका उद्देश्य रहा था। इसकी योजना का जो खर्च है वो 75:25 में था। मतलब 75वां भाग इसका केंद्र देता है और 25वां भाग इसको राज्य प्रदान करता है। मतलब वित्तीय सहायता का, टोटल वित्तीय सहायता का 75% जो है वो केंद्र देगा और 25% राज्य देगा। इसमें 50% SC ST, 40% महिला और 3% विकलांग शामिल हैं। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के रूप में 2010-11 में आरंभ किया गया। देखो, अगर आपसे पूछें कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आरंभ कब हुई तो इसका आंसर होगा 1999। लेकिन आपसे अगर पूछें कि इसको ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में कब शामिल किया गया, राष्ट्रीय जो ग्रामीण आजीविका मिशन है उसके तहत कब शामिल किया गया, तो उसके तहत 2010-11 में शामिल किया गया। दोनों फैक्ट याद रखना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आरंभ कब हुई? 1999 में। और इसको आजीविका मिशन के तहत कब शामिल किया गया? 2010-11 में। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं करा है तो वहाँ भी कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी फॉलो कर लीजिएगा। अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पर भी आपको नंबर मेरा मिल जाएगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं।
मरुभूमि, पर्वतीय या जनजातीय क्षेत्रों के जो रुर्बन क्लस्टर की आबादी है वो कितनी होनी चाहिए? 5,000 से 15,000 होनी चाहिए। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अर्बन मिशन था, 2015 में आया था, जिसको रूरल अर्बन दोनों मिशन कह सकते हैं। मतलब रूरल क्षेत्रों में भी और अर्बन क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये आरंभ किया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। इसका उद्देश्य था 2020 तक 300 ग्रामीण क्षेत्रों समूह को स्थापित करना। समूह में भौगोलिक दृष्टि से 25,000 से 50,000 की आबादी सादा और तटीय क्षेत्रों में 5,000 से 50,000 की आबादी इसमें शामिल थी। इसमें रेगिस्तान, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र भी शामिल थे। तो याद रखना, ये जो क्षेत्र था इसमें जो मरुभूमि और पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्र कितना शामिल था, कितनी आबादी वाला था? 5,000 से 15,000 था। और वैसे नॉर्मल जो सादा था वो कितना था? 25,000 से 50,000। मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना कब आरंभ की गई? तो जो मैनुअल स्कैवेंजर्स थे उनके पुनर्वास के लिए जो स्वरोजगार योजना है वो 2007 में आरंभ की गई थी और इसको 2013 में संशोधित भी किया गया। इसके अनुसार प्रत्येक मैनुअल स्कैवेंजर मतलब प्रत्येक परिवार में से एक बार 40,000 नकदी सहायता और स्वरोजगार के लिए 3,25,000 का रियायती ऋण इसके अंतर्गत दिया जाएगा। मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए कब आरंभ हुई थी योजना? 2007 में आरंभ हुई थी। आपसे बोलें कि ये स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? जो सड़क से कूड़ा करकट हटाते हैं, मतलब जिनको हम स्वीपर भी बोलते हैं, उनको ये स्कैवेंजर बोला जाता है। तो इनके पुनर्वास के लिए जो योजना आरंभ हुई थी, इनको अच्छे तरह से निवास कराने के लिए वो 2007 में आरंभ हुई थी। याद रखना, स्कैवेंजर मतलब क्या होता है? स्वीपर्स होता है और इसकी संशोधित 2013 में किया गया था। प्रत्येक जो परिवार था उसके स्वरोजगार के लिए अगर वो रोजगार स्थापित करना चाहता तो 3,25,000 का ऋण और 40,000 नकदी सहायता का इसमें प्रावधान किया गया। सो फ्रेंड्स, ये थे आज का क्वेश्चन। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।